हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस अभी भी पेंडिंग है। तो जो पेंडिंग क्वेश्चंस है, आप हम पे भरोसा रखिए, सारे क्वेश्चंस अपन कवर अप करेंगे। ठीक, तो अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप काफी रिलेवेंट है। चैप्टर 1 अपन ने क्यों पढ़ा था, देखिए चैप्टर 1 बेसिक क्लियर करता है सारे, उसके बगैर मैं आगे कंटिन्यू ही नहीं कर सकता। ठीक, आप देखिएगा आप कितना आपके लिए फ्लुएंट हो जाएगा सारे चैप्टर्स को। यदि आपने चैप्टर 1 को अच्छे से किया हुआ, आपने सारे डाउट्स को पूछ लिया, तो आप देखेंगे कि चैप्टर 2 कितना ज्यादा फ्लुएंट हो जाएगा आपके लिए। चलिए, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या? दो 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 या उससे ज्यादा लोग मिलके कोई भी बिजनेस करें तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप, बना के काम कर दिया। ठीक है, आइए। नंबर ऑफ पार्टनर, बैंकिंग फर्म के केस में मिनिमम दो तो होना चाहिए। एक ही जना काम करेगा तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रोप्राइटरशिप। एक ही मालिक होगा तो मिनिमम दो पार्टनर्स होने चाहिए। जो भी मालिक होते हैं इसमें उनको बोलते हैं पार्टनर्स। मिनिमम दो पार्टनर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 10 हो सकते हैं बैंकिंग बिजनेस में। अदर बिजनेसेस में जो बैंकिंग के नहीं है, उसके अलावा कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो 2 से लेके 20 हो सकते हैं। ठीक, यहाँ पे स्लैश करके लिख दीजिए 100। पार्टनरशिप एक्ट, बेसिकली इस पे पार्टनरशिप एक्ट लगता है, लेकिन कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन ये बोलता है कि पार्टनरशिप में 100 हो सकते हैं। वैसे कंपनीज एक्ट को पार्टनरशिप में डील नहीं करना चाहिए था, बट एक सेक्शन आ चुका है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो बात करता है कि पार्टनरशिप में 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो इसलिए हो सकता है मॉडर्न लेवल पे क्वेश्चन आ रहा है, तो राइट नाउ 20 और 100। ठीक, चलिए। एज पर पार्टनरशिप एक्ट इट इज 20 और कंपनी एक्ट के हिसाब से 100 होते हैं। मैक्सिमम पार्टनर 2 से लेके 100 तक हो सकते हैं। आगे, इफ पार्टनरशिप डील्स है। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, यहाँ पे आप लिख लीजिए। एक होती है एलएलपी, एक होती है नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म, सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म। एलएलपी बनाने का काम क्या है? बेसिकली एलएलपी का फुल फॉर्म समझ लीजिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आप लिख लीजिए प्लीज ऊपर कहीं। और यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म मतलब नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म। इसका फायदा क्या है? बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, लोग कंपनी क्यों बनाते हैं? प्रोप्राइटरशिप में क्यों नहीं चलते? जो प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें एक एक दो दो ही मालिक होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बना के क्यों नहीं करते? अपन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी और कंपनीज। कंपनी में लायबिलिटी होती है लिमिटेड। सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा, रिलायंस टेलीकॉम। पहले जो रिलायंस टेलीकॉम होता था, टेलीकम्युनिकेशन होता था, अनिल अंबानी चलाते थे इनको। ठीक, इनकी कंपनी बिल्कुल घाटे में, अभी बिल्कुल नेगेटिव चल रही है। ठीक है, तो जितने भी लोग पैसा मांगेंगे वो किससे मांगेंगे? रिलायंस टेलीकॉम से। अनिल अंबानी मालिक भले ही थे, लेकिन उनसे पैसा नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी होती है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के पास जितना पैसा है आप उनसे उतना ले सकते हैं, मालिकों को परेशान नहीं कर सकते। ठीक, मालिकों ने जितना पैसा कंपनी में लगाया केवल वही डूब सकता है, मालिकों के घर से पैसा लाया नहीं जा सकता। क्लियर है? इसीलिए बोलते हैं इसको लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। क्लियर है? लिमिटेड का मतलब ये होता है। अब आप बोलेंगे नहीं, अनिल अंबानी पे तो बहुत सारे केस चल रहे हैं, तो केस देखिए फ्रॉड के चल रहे हैं। उन्होंने कंपनी में घपला किया होगा, उसके चल रहे हैं। या फिर कई जगह पर्सनल गारंटी दे दी है उन्होंने, कई लोन उठाए थे उन्होंने, उसमें पर्सनल कंपनी के ब्याह पे पर्सनल गारंटी दे दी थी, तो मांगेंगे ही ना। लोन वाले आप मांगेंगे, डेफिनेटली पर्सनल गारंटी भी देंगे आप। और यदि फ्रॉड हुए होंगे, मिस इन्फॉर्मेशन गई होगी कहीं पे भी, तो फिर डेफिनेटली जो मेन ओनर है उसके ऊपर लगेगा अल्टीमेटली। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वो व्हील बोलते हैं इसको टेक्निकल टर्म में, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कोई भी घपला होता है ना, उसके पीछे कौन है, तो वही पर्दे को हटा के दिखा रहता है। व्हील की स्पेलिंग शायद VIEL होती है। ठीक, तो कॉर्पोरेट में यदि कोई भी घपला होता है बड़ी कंपनी में, तो उसका पर्दा हटा के दिखा रहता है उस घपले के पीछे था कौन। ठीक है, तभी अनिल अंबानी पे केस चल रहे होंगे, वरना घाटे के लिए अनिल अंबानी पे केस नहीं कर सकते। कंपनी भी कर सकते हैं आप, दोनों सेपरेट जगह जने हैं। ठीक, क्लियर है? ऐसे ही LLP में भी होता है। यहाँ पे नाम ही क्या है इसका, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर है? जो भी पार्टनर है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, जितना उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा लगाया होगा, पूंजी लगाई होगी, केवल उतना ही डूब सकता है। उससे ज्यादा उनके घर बेच के पैसा नहीं लाया जा सकता। क्लियर है? ठीक, यहाँ पे स्लैश करके लिख लीजिए प्रोप्राइटरशिप।
प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक, ऐसा क्यों? यदि किसी का पैसा डूबता है, फर्म के पास पैसा नहीं है, तो पार्टनर के या फिर जो भी मालिक होगा उसके घर बेच के, उसके पर्सनल असेट्स को बेच के भी पैसा चुकाना पड़ेगा जिनको पैसा देना है। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर है? चलिए, तो ये डिफरेंस होता है, तभी लोग एलएलपी बनाते हैं ताकि कहीं पे भी फ्यूचर में बड़ा नुकसान होता है तो जो मालिक है उनको परेशान ना किया जा सके। ऐसी कंपनी बनाते हैं, यही बेनिफिट होता है कंपनी बनाने का। क्लियर है? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए, सपोज आप और मैं मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करें तो कहीं ना कुछ एग्रीमेंट तो लिखेंगे ना कि जब एक फर्म पैसा कमाएगी तो आपको कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सैलरी कितनी मिलेगी, मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। हो सकता है दोनों अलग अलग लेवल का काम कर रहे हैं। ठीक, आपने फर्म में कैपिटल लगाई है तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, मुझे कितना ब्याज मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो पार्टनर्स को फर्म से मिलता क्या क्या है? प्रॉफिट में हिस्सा। क्लियर है? आप दोनों, अपन दोनों को क्या मिलेगा? प्रॉफिट में से जितनी फर्म कमाई उसका कुछ ना कुछ रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन बराबर, इन सबको बोलेंगे सैलरी या रेम्यूनरेशन। ठीक है, हो सकता है आप काम कर रहे हैं फर्म में और मैं काम नहीं कर रहा, तो आपको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं मिलना चाहिए। ठीक, अपन दोनों ने पैसा लगाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलेगा। आप बोलेंगे दोनों को मिलने का फायदा क्या है? ठीक, बेसिकली सपोज आपने 5 लाख रुपए लगाया, मैंने केवल 2 लाख रुपए लगाए, आपने ज़्यादा पैसा लगाया, बांटते अपन 50-50% दोनों आधा आधा लेते, तो आपने ज़्यादा पैसा लगाया, आपको ब्याज तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, मुझे कम। आपको 5 लाख का मिलेगा, मुझे 2 लाख का मिलेगा, आपका फायदा है। ऐसा जनरली प्रैक्टिकल है, बिल्कुल कहीं पे भी कुछ भी याद नहीं करना। क्लियर है? उसके बाद होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने सपोज लोन दिया है फर्म को, अपनी कैपिटल 2-2 लाख रुपए, आपने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा, फर्म को जरूरत थी, आपने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा दी एज अ लोन, कैपिटल नहीं, एज अ लोन, लोन दिया है फर्म को। क्लियर है? तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया है फर्म में। तो ये 4 चीज़ें जनरली मिलती हैं। ठीक, अग्रीमेंट होना जरूरी है। अग्रीमेंट साइलेंट है, या तो अग्रीमेंट है ही नहीं, या फिर अग्रीमेंट पे ये 4-5 बातें नहीं लिखी हुई, तो फिर कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा केवल 6% तक। ठीक, लोन पे 6% तक। और प्रॉफिट को किस रेशो में बांटे? हमने एग्रीमेंट नहीं बनाया, फर्म ने कमा ली 2 लाख रुपए, आप बताइए किस रेशो में बांटे? यदि एग्रीमेंट नहीं है तो बराबर बांटना पड़ेगा। ठीक, 3 पार्टनर है तो 3 हिस्से होंगे, 4 है तो 4 होंगे, 10 है तो 10 हिस्से होंगे। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? जब पार्टनर फर्म में पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। जब कोई भी मालिक फर्म में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। जब पैसा निकालता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। आपने पैसा लगाया, आपने फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया, फर्म भी बहुत होशियार है, वो बोलेगी, फर्म के बंदे बोलेंगे क्या, आप पैसा लगाया, आपने उस पर इंटरेस्ट चार्ज करा ना, जब पैसा निकाला उस पर भी तो इंटरेस्ट हमें दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? तो वो लिया जाए। जब आप पैसा लगा रहे हैं आपको ब्याज मिलेगा, जब आपने पैसा निकाल लिया फर्म से तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, फर्म को मिलेगा, पार्टनर्स को देना पड़ेगा। क्लियर? अपन सारी एंट्री कहाँ करेंगे? पार्टनरशिप फर्म के अंदर। कोई दिक्कत नहीं? थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ मैं क्योंकि जरूरत है अभी। फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैप, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि एग्रीमेंट चाह रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। आगे, फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग, पीरियड इज नॉट नोन। आपने पैसे लगाए फॉर्म में 2 लाख रुपए, ठीक, प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं है, किस दिन लगाया आपको नहीं मालूम होगा, ऐसा मालूम होगा, बट क्वेश्चन में ऐसा आता है कि सिर्फ 2 लाख रुपए लगाए, कब लगाए नहीं मालूम। ठीक, तो आप मान के चलिए 1 अक्टूबर को लगाए थे। ठीक, तो आप 6 महीने का ब्याज निकालिए, साल के बीच में अज्यूम करना है तो क्या मानेंगे, साल के बीच में हमने पैसा लगाया था तो ब्याज जो निकाला जाएगा वो कितने महीने का निकाला जाएगा? 6 महीने का। अज्यूम इट टू बी 6 मंथ, मतलब अक्टूबर में निकाले ब्याज, कब से? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का ब्याज लिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, इंटरेस्ट इक्वल टू, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? बचपन से फॉर्मूला देखते हुए आ रहे हैं, इंटरेस्ट बराबर अमाउंट, जिस भी अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है, इनटू रेट बाय 100 इनटू पीरियड। क्लियर है? पीरियड माइट बी दिन हो सकता है, मंथ हो सकता है, साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे, यदि कोई पार्टनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसको माइनर बोलते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है उसको माइनर बोलते हैं। तो माइनर पार्टनर वैसे तो बन नहीं सकता पार्टनर, बट स्टिल आपने बनाया है माइनर को पार्टनर, तो वो केवल प्रॉफिट का हिस्सेदार होगा, लॉस का नहीं।
जैसे कि फर्म ने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, उस माइनर को हिस्सा मिलेगा, यस मिलेगा। फर्म ने 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, माइनर को से लॉस कलेक्ट किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा। तो माइनर केवल बेनिफिशियल पार्टनर हो सकता है, मतलब उसको फायदा ही मिल सकता है, नुकसान में वो हिस्सेदार नहीं होगा। क्लियर है? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, ये सिंपल सा है। अपन ने कैपिटल अकाउंट बनाया था पहले, यस बनाया था। कैपिटल का मतलब क्या? लायबिलिटी। ये डेबिट साइड थी, ये क्रेडिट साइड थी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो यहाँ पे वो सारे ट्रांजेक्शन आएंगे जो जिससे कैपिटल बढ़ रही है, बढ़ रही बढ़ रही है। यहाँ पे वो सारे ट्रांजेक्शन से कैपिटल कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। क्लियर? चलिए, उसके बाद बैलेंस निकालते थे, यहाँ का टोटल मैच करते थे, यहाँ पे बैलेंस आता था, यहाँ पे हमारा कुछ बैलेंस आता था। क्लियर? यहाँ पे ही ऐसा है कि आपने ओपनिंग कैपिटल लेके शुरुआती कैपिटल, उसमें जिससे कैपिटल बढ़ रही है उसको ऐड कर दीजिए, जिससे कैपिटल कम हो रही है उसको माइनस कर दीजिए, आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है? आप कैपिटल बढ़ती किससे? आप सपोज आप मालिक हैं, आपकी शुरुआती कैपिटल दी हुई है 5 लाख रुपए, कैपिटल बढ़ेगी किससे? आपने और पैसा लगाया, आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको ब्याज मिला उस कैपिटल, तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक? सैलरी, रेम्यूनरेशन या प्रॉफिट में हिस्सा मिला, आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। क्लियर है? चलिए, लेस कैसे होगी? आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। पैसा निकाला, उसमें ब्याज चार्ज हो गया, बिजनेस से चार्ज कर लिया, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। लॉस से कैपिटल कम हो जाती है, तो आपकी क्या निकल आई? क्लोजिंग कैपिटल। सिंपल है, इसमें तो कुछ भी याद नहीं करना था। पार्टनरों को जो प्रॉफिट बांटा जाता है, बेसिकली पार्टनरशिप फर्म क्या बनाएगी? पहले टीपीएल अकाउंट बनाएगी, ये बन गया ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद पीएनएल अकाउंट। क्लियर है? यहाँ तक सपोज पीएनएल अकाउंट खत्म हो गया, उसके नीचे बनता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक? यहाँ पे क्या होता है? पार्टनरों को जो भी प्रॉफिट वगैरह बांटना होता है, इसके थ्रू बांटा जाता है। पार्टनरों को क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, ठीक है, प्रॉफिट में हिस्सा देना है, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा देना है। वो सब पीएनएल अप्रोप्रिएशन सेपरेट अकाउंट बन के होता है। नहीं भी बनाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए अपन इसको कवर अप करते हैं। क्लियर है? एक और होता है, अब ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके आगे लिख दीजिए शॉर्ट ट्रिक। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेशन। ठीक? सपोज एक पार्टनर हर महीने के शुरुआत पे 2000 रुपये निकालता है, हर महीने की शुरुआत पे। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। ठीक है? 12 महीने उसने पूरा पैसा निकाले एक एक तारीख को। क्लियर? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? जो उसने 1 अप्रैल को पैसा निकाला, उस पर निकालेंगे 2000 इंटू, सपोज 6% रेट है, 6% इंटू कितने महीने का ब्याज लगेगा इस पर? 12/12, क्योंकि 12 महीने का है ना। 1 मई को निकाला 2000 इंटू 6/100 इंटू 11/12। इस पे अप्रैल का ब्याज थोड़ी लगेगा, मई से लेके मार्च तक का लगेगा। जो उसने 1 जून को पैसा निकाला, उस पर 2000 इंटू 6/12 इंटू 10/12, 10 ही महीने का ब्याज लगेगा ना, जून से लेके मार्च तक। ऐसे करके आप सारे 12 महीनों का निकालेंगे। क्लियर है? इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। इस केस में इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है? इंटरेस्ट बराबर टोटल अमाउंट विड्रॉल, टोटल विड्रॉल, टोटल आपने कितना विड्रॉ किया। ठीक? यहाँ पे हमने टोटल विड्रॉ कितना किया? 2000 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का 24,000। क्लियर है? चलिए, इंटू रेट, रेट कितना था अपने एग्जाम्पल में? 6%, इंटू यहाँ पे अब देखा जाता है 5.5, 6 या 6.5, इतने महीने का डिवाइड बाय 12। चलिए, अब ये कैसे का? ये है ना फॉर्मूला डिजाइन किया हुआ है, आप इसको करेंगे ना, आपके पास दो तरीके सही है। आप इस तरीके से निकाल लीजिए और या फिर ये फॉर्मूला रख दीजिए। यदि मंथ की शुरुआत में निकालना है तो 6.5/12 कीजिए। ठीक? इसमें दो चीज़ें फिक्स होती हैं, एक तो जो ईएमआई जा रही है मंथली, मंथली जो पैसा निकाला जा रहा है वो सेम होना चाहिए हर महीने। हर महीने 2-2 हज़ार ही निकल रहा है, ऐसा नहीं पहले महीने 2000 फिर 3000 फिर 2000 3000, ऐसे में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपको ऊपर के तरीके से निकालना पड़ेगा। जो अमाउंट निकाल रहे हैं वो सेम निकालना है हर महीने, और डेट भी सेम होनी चाहिए कि पहले महीने की पहली तारीख को या फिर 15वीं तारीख को या फिर आखिरी में, तो पहली तारीख को या फिर 15वीं तारीख को या फिर मंथ के एंड में। क्लियर है? तो ये दो चीजें होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगता है। क्लियर? मंथ की पहली तारीख पे निकाला तो 6.5 महीने, बीच में निकाला तो 6 महीने, और आखिरी में निकाला तो 5.5/12। क्लियर है? इस केस में क्या होगा? टोटल पैसा निकाला 24,000 इंटू 6/100 रेट, इंटू सपोज पहली तारीख को निकालना है अपन, तो 6.5/12। ठीक? आप निकालेंगे ना तो सेम आंसर आएगा, आप करके देख लीजिएगा, 12 महीने का दोनों सबको प्लस कीजिए 12 महीने को, और ये वाला आंसर निकाल के देखिएगा, सेम आंसर आएगा आपका। क्लियर?
चलिए, 120 इंटू 6.5 कितना होता है? 120 इंटू 6, 120 इंटू 5 600, 720 और 780 होगा। ठीक, आप इस तरीके से निकालेंगे ना, सबको निकाल के देखिएगा यही आंसर। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी छोटी सी। अमाउंट विड्रॉल, टोटल अमाउंट विड्रॉल, ठीक, इनटू पीरियड इनटू रेट। ठीक, पीरियड में आप क्या लेंगे, या तो 6.5 महीने का, या 6 महीने का, या 5.5 महीने का। क्लियर है? चलिए, इफ दो कंडीशन है इसमें, अमाउंट फिक्स्ड होना चाहिए और तारीख जो है या तो पहली तारीख, 15वीं तारीख, या फिर आखिरी तारीख। क्लियर है? चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन आएगा तो अपन करेंगे और थोड़ा फ्लुएंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक, अभी अपन पढ़ने क्या वाले हैं पार्टनरशिप में, चेंज इन रिकंस्टिट्यूशन पढ़ेंगे और एक डिसोल्यूशन पढ़ेंगे। रिकंस्टिट्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म में चेंज हो रहा है, फर्म बंद नहीं हुई है। डिसोल्यूशन मतलब फर्म बंद होने वाली है। क्लियर? तो पहले रिकंस्टिट्यूशन पढ़ते हैं। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या? कुछ भी फर्म में चेंज हो रहा है तो उसको रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है। मैं विथ लॉजिक समझाऊंगा, कितने तरीके होते हैं, बिल्कुल समराइज फॉर्म में प्यार से समझाऊंगा, कुछ भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। इस पैटर्न से करेंगे ना तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आप 12th की बुक उठा लीजिए, ठीक, और उससे सारे क्वेश्चन करते जाइए। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्यों कर रहे हैं इतने सारे एडजस्टमेंट, मतलब एक बेस तो मिला ही नहीं। अभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? चेंज होना, फर्म में कुछ भी चेंज हो रहा है। ठीक, क्या चेंज हो रहा है? आपस में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राशन नहीं है, रेशो है, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए। ठीक, आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। सपोज आपको पहले 60% मिलता था और मुझे 40%, 100 में से 60 रुपये आपको मिलता था, मुझे 40 रुपये मिलता था। अभी अपन लोग डिसाइड कर रहे हैं कि 50-50 मिलना चाहिए। आपको नुकसान हो रहा है कि फायदा? आपको नुकसान हो रहा है। आप बोलेंगे इसके लिए एडजस्टमेंट करो, क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे अपन देखेंगे। ठीक, अब और क्या होता है रिकंस्टिट्यूशन में? यहाँ पे क्या हुआ, कोई नया पार्टनर नहीं आया, कोई भी पार्टनर गया नहीं, आपस में हमने रेशियो चेंज किया बस। किसी को घाटा हो रहा हो, किसी को फायदा हो रहा होगा, घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है, इसीलिए तो सारे एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपन। ठीक, एक होता है एडमिशन हो रहा है, या रिटायरमेंट हो रहा है, या डेथ हो रहा है। रिटायरमेंट डेथ एक ही बात है। कोई पार्टनर आ रहा है, ठीक, कोई पार्टनर आ रहा है, सपोज अपन आपको 60 मिलता था, मुझे 40 मिलता था। कोई पार्टनर आ गया, उससे रेशियो हो गया अपना 50, 30 और 20। आपका रेशियो कम हो गया, पहले 100 में से 60 रुपये मिलते थे, अब आपको 100 में से 50 रुपये ही मिलेंगे। सेम ऐसे मेरा भी रेशियो कम हो गया, मुझे 100 में से 40 मिलते थे, अभी 100 में से 30 ही मिलेंगे। क्लियर? अपन दोनों को ही नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स। कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ चेंज हो, तो इन सब के केस में ना अग्रीमेंट चेंज होता है। पहले अग्रीमेंट में कुछ और लिखा हुआ था, रेशियो कुछ अलग लिखा हुआ था, ठीक, अब कुछ अलग हो गया। पहले अग्रीमेंट में 2 ही पार्टनर थे, अब 3 हो गए, तो इसलिए हर बार अग्रीमेंट चेंज होता है। क्लियर? रिटायरमेंट डेथ क्या? कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, ठीक है, रिटायरमेंट सो इच्छा से छोड़ के जा रहा है, डेथ मतलब मर गया फिर छोड़ के जा रहा है, फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसके लीगल हायर्स बन जाएंगे पार्टनर। तो इस केस में जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, सपोज अपन 3 पार्टनर थे, 50-30-20 का रेशो था, अभी ये वाला जो पार्टनर है ना वो छोड़ के जा रहा है, तीसरा वाला पार्टनर, तो अभी आपको और मेरे को कितना मिलेगा? इसका हिस्सा अपन दोनों में ही बटेगा, किसी ना किसी रेशो में बटेगा, वो देखेंगे कैसे बटेगा। इसलिए आप तो अपन दोनों को ही मिलेगा। अब अपन दोनों को फायदा हो रहा है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना वो बोलेगा साहब अब तो फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट मिलेगा ही, एडजस्टमेंट कीजिए, तो करेंगे अपन एडजस्टमेंट। क्लियर है? चलिए, तो इसे बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। 3-4 चीज़ें होती है इसके अंदर, आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना, एडमिशन कोई नया पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट और डेथ एक ही चीज़ होती है वैसे, वो होना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अपन ने देखा रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है, अब अपन देखेंगे कि एडजस्टमेंट्स क्या क्या अपन को करने होते हैं। ठीक, अपन ने यहाँ बात करी, देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करेंगे अपन? रेशियो को कैलकुलेशन करेंगे। रेशियो का कैलकुलेशन मतलब किसको कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, गेन कितना हुआ, सेक्रीफाइस कितना हुआ। ठीक, तभी तो आगे के एडजस्टमेंट अपन कर पाएंगे। ठीक, दूसरा एडजस्टमेंट क्या करेंगे अपन? गुडविल का। अब इस केस में क्या होता है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा था ना वो बोलेगा साहब अब मेरे को 20% नहीं मिलना, ठीक, तो मुझे फ्यूचर में कभी भी 20% में प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं मिलेगा, मुझे नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए? एडजस्टमेंट कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? गुडविल का एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं, ताकि फ्यूचर में होने वाले फ्यूचर प्रॉफिट का नुकसान जो हो रहा है, जो भी बंदा जा रहा है उसको, तो वो कंपेंसेट किया जा सके।
क्लियर है। ऐसे ही अपने एग्जांपल में हुआ था, आपको 60 रुपये, मेरे को 40 रुपये मिलते थे, कोई नया पार्टनर आ गया तो अब 50, 30 और 20 रुपये मिलेंगे। तो अपन दोनों को फ्यूचर में हमेशा फ्यूचर में 50 और 40 ही मिलेंगे, मतलब 10-10 रुपये का हर साल नुकसान होगा, एक अंदाजन 10-10% का हर साल नुकसान होगा। यस, तो अपन दोनों को कंपेंसेट करने के लिए गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। इस केस में क्या होता है, जिस पार्टनर को नुकसान होता है उस पार्टनर को गुडविल मिलती है कंपेंसेट करने के लिए। सपोज आपको फ्यूचर में 2 लाख रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है, तो मैं अभी क्या कहूँगा, आप सब 20 लाख रुपए ले लो, जिंदगी भर का नुकसान आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है। एक लमसम अमाउंट में आपको दे दूंगा, उसको बोलते हैं गुडविल। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो अपन देखेंगे। तो इस केस में क्या होता है, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देता है। सीधी सी बात है, जिसको नुकसान हो रहा है उसको तो कंपेंसेट किया जाएगा। आपने किसी में गाड़ी भेज दी, ठीक, तो यदि आपकी गलती है तो आपको नुकसान बियर करना पड़ेगा सामने वाले को। इस केस में क्या हो रहा है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको 20 रुपये मिल रहे थे, ठीक, और अपन दोनों को नुकसान हो रहा था, तो अपन वो पार्टनर अपन को कंपेंसेट करेगा। फायदा किसको हो रहा है, जो नया पार्टनर आ रहा है। कंपेंसेट कौन होगा, जिसको नुकसान हो रहा है। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल क्या था आपका, मेरे अपन 3 पार्टनर थे, 50-30-20। पहला एग्जाम्पल अपन का रेशो था 40 और 60। नया पार्टनर आ गया, अब रेशो हो गया 50-30 और 20। तो आपको 50-30 और 20 चलिए, ठीक, तो आपको और मुझे नुकसान हुआ, तो जो नया पार्टनर है वो अपन दोनों को कंपेंसेट करेगा। क्लियर है। आपका नाम ए है, मेरा बी है, उनका सी है, तो सी कंपेंसेट करेगा ए और बी को, क्योंकि जिसको फायदा होता है वो कंपेंसेट करता है जिसको नुकसान है। लॉजिकल है बिल्कुल। इस केस में क्या, अपन ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक, अब ये पार्टनर चला गया तो इसका हिस्सा अपन को कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक, कुछ पैसा, आप कुछ रेशो आपको मिल जाएगा, कुछ रेशो मुझे मिल जाएगा। तो इस केस में अपन दोनों मिलके ए और बी मिलके सी को देंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, जिसको गेन होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देता है, ठीक। अपन ने ऊपर रेशो निकाला, अभी तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ना कि सीधा सा नुकसान कितना हो रहा है, 10-10 का, ऐसे ही रेशो अपन को निकालना पड़ता है। क्लियर है। तो पहला एडजस्टमेंट रेशो निकालिए ताकि मालूम पड़ सके किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। दूसरा एडजस्टमेंट होता है गुडविल का एडजस्टमेंट, फ्यूचर में होने वाले नुकसान का एडजस्टमेंट अभी करना है आपको। क्लियर है। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग को देता है। क्लियर। रिजर्व क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फर्म के पास 10 लाख रुपए के प्रॉफिट पड़े हुए जो भी बांटे नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व, या कह सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लियर। ऐसे प्रॉफिट जो अभी तक बांटे नहीं है, जो ना आपको मिले, ना मुझे मिले, ना वो सी को मिले। क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, ये था अपना एडमिशन का, ठीक, ये था अपना रिटायरमेंट का केस। एडमिशन, रिटायरमेंट, ठीक। एक केस और अपन ने देखा, रिटायरमेंट और डेथ का केस सेम चलता है, ठीक। एक केस अपन ने देखा चेंज वाला, आपस में रेशियो चेंज हो रहा है। पहले रेशियो था 60-40, अब रेशियो हो गया 50-50। तो इस केस में नुकसान किसको हो रहा है, आपको नुकसान आ रहा है। पहले आपको 60 रुपये मिलते थे, 50 रुपये मिलेंगे, तो अभी आपको नुकसान हो रहा है। क्लियर है। चलिए, तो जो भी आपको नुकसान हो रहा है तो मुझे कंपेंसेट करना पड़ेगा। मेरा नाम बी है, आपका ए है, तो बी कंपेंसेट करेगा ए को। सिंपल सा फंडा है। गेनिंग पार्टनर जिसको फायदा हो रहा है वो कंपेंसेट करेगा जिसको नुकसान हो रहा है। क्लियर है। तो 3 अपन ने फॉर्मूले देखे। पहला एडजस्टमेंट रेशो का, दूसरा गुडविल का क्यों किया जाता है, ताकि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को एडजस्ट किया जा सके, उसका कंपेंसेट, उस लॉस को कंपेंसेट किया जा सके। तीसरा होता है आपका रिजर्व का एडजस्टमेंट। रिजर्व का एडजस्टमेंट मतलब कि जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको बांट देते हैं। ये रिकंस्टिट्यूशन से पहले ही आप बांट दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं, बांट दीजिए। अपने पास 3 एग्जाम्पल है, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट पड़ा हुआ है फर्म को जो अभी तक नहीं बढ़ा। रेशियो चेंज हो रहा है। पहला वाला पॉइंट क्या होता है, रेशियो चेंज हो रहा है आपस में। आपका 60-40 था, अभी 50-50 हो गया। अभी ये है ना, चेंज होने से पहले ही बांट दे तो आपको 6 लाख मिलेगा, मुझे 4 लाख मिलेगा। यदि चेंज होने के बाद बांटेंगे तो आपको 5 लाख, मुझे भी 5 लाख, मुझे फायदा हो जाएगा, आपको नुकसान। अब इस केस में आप बोलेंगे साहब कि ये अभी बांट देते हैं क्योंकि ये फायदा है। क्लियर है। तो रिजर्व को पहले ही, रिकंस्टिट्यूशन से पहले ही बांटना पड़ता है। इस डेट पे आप रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, इसी डेट पे आप उससे रिकंस्टिट्यूशन पहले से करने से पहले ही आप रिजर्व को बांट दीजिए। क्लियर है। क्यों करना है समझ में आ गया। बी वाला क्या होता है, एडमिशन। आपका मेरा रेशो था 60-40,
नया पार्टनर आ गया तो रेशो क्या 50, 30 और 20। अभी बांट दें तो आपको 6 लाख, मुझे 4 लाख मिलेगा। और यदि उस पार्टनर के आने के बाद बटे तो उसको भी तो हिस्सा मिलेगा, उसको 5 लाख, आपको 5 लाख, मुझे 3 लाख और उसे 2 लाख। हम दोनों को 1-1 लाख का नुकसान हो गया, सामने वाले को 2 लाख का फायदा हो गया। तो अब हम दोनों मिलके ही बोलेंगे उसको कि भाई रिजर्व पड़े हुए हैं, पहले हम बांटेंगे, उसके बाद तुम्हें बताएंगे। क्लियर है? क्योंकि ये प्रॉफिट किसने कमाया था? आप और मैंने मिलके कमाया था। क्लियर है? तो बटना भी किस रेशो में चाहिए? पुराने रेशो में चाहिए। नए पार्टनर को हिस्सा क्यों मिले? ऐसे ही एडमी जब रेशो चेंज होता है उसमें आप बोलेंगे हमने कमाया किस रेशो में था, 60-40 में ना, तो बटेगा 50-50 में क्यों? क्लियर है? तो इसलिए रिजर्व्स को बांट दिया जाता है। सी वाला केस, रिटायरमेंट वाला, क्या था? रेशो था 50-30 और 20। क्लियर है? अभी और नया रेशो कितना हो गया? सपोज करते हैं नया रेशो 50-30 हो गया या 60-40 हो गया। क्लियर है? चलिए, तो अभी बढ़ जाए तो 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख मिलेगा। और यदि वो सामने वाला पार्टनर चला गया उसके बाद बांटे, उसके बाद तो फिर नए इसी रेशो में बटेगा ना, वो पार्टनर है ही नहीं तो उसको के पैसे क्यों देंगे हम लोग? तो 6 और 4 में बटेगा। तो इस केस में हम लोग, अपन दोनों को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, पर जो पार्टनर जा रहा है उसको ऑब्जेक्शन होगा। वो बोलेगा साहब मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे फ्यूचर में। तो इसलिए रिजर्व को रिकंस्टिट्यूशन से पहले ही बांट दिया जाता है। कैसे बांटेंगे? रिजर्व का बैलेंस सीधे कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए। क्लियर है? रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ एनी टाइप ऑफ रिजर्व एंड फंड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पुराने रेशो में बांट दीजिए। लॉजिक आपको समझ में आ गया? बिफोर रिकंस्टिट्यूशन पुराने रेशो में क्यों बांट रहे हैं? देखिए, रिजर्व है क्या? पुराना कमाया हुआ पैसा जो कि बांटा नहीं, तो पुराने पार्टनरों का हिस्सा है इसमें, पुराने रेशो में हिस्सा है। क्लियर? इसलिए पुराने रेशो में बांट दिया जाता है। कोई दिक्कत? लॉजिकल है बिल्कुल। फिर कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट या फिर लायबिलिटी। कैसे करते हैं? ये 3 केसेस पे ही चल रहे हैं अपन, यहाँ अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, एक असेट थी, आप और मैंने मिलकर खरीदी थी 10,000 रुपए की। ठीक, अभी उसकी वैल्यू हो गई है 10,10,000 रुपये। ठीक, क्लियर है? सीधे 10 लाख रुपए से उसकी वैल्यू बढ़ गई। जमीन है 20 साल पहले खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू सोना मिल रही है। ठीक, रेशो चेंज हो गया। अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है इस पे? हम बेच नहीं रहे हैं, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि अभी बेच देते तो प्रॉफिट कितना होता? 10 लाख रुपए का, 10 लाख का प्रॉफिट होता ना। चेंज होने से पहले ही बांट दे तो इसमें से आपको 6 लाख, मुझे 4 लाख मिल जाएंगे। चेंज होने के बाद बांटे तो इस 10 लाख में से मेरे को 5 लाख, आपको 5 लाख मिलेंगे। अब आप बोलेंगे साहब ये नुकसान हो रहा है। ठीक, इसको एडजस्ट करो। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? रीवैल्यू कर रहे हैं। असेट्स की रीवैल्यू, जो भी हमारे पास पुरानी असेट पड़ी है उसकी रीवैल्यू निकाल। ठीक, इसका उल्टा भी हो सकता है क्या? यस, कि 10,10,000 की खरीदी थी और आज उसकी वैल्यू 10,000 हो गई, किसी भी कारण से हो, कारण नहीं देख रहे, तो 10 लाख का नुकसान हो गया। अभी बांट देंगे तो 6 लाख रुपए का नुकसान आपको, 4 लाख रुपए का नुकसान मैं बियर करूंगा। रेशो चेंज होने की बात करेंगे तो 5-5 लाख का नुकसान होगा। तो इस केस में आप तो कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, जिसको फायदा होता है ना वो कभी कुछ नहीं बोलता, जिसको नुकसान हो रहा है उसी को आवाज उठानी पड़ती है। तो इस केस में मैं बोलूंगा आपके पास साहब अभी बांटते हैं, क्योंकि फ्यूचर में बांटेंगे तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तो आपको बांटना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो समझ में आ रहा है असेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं? ताकि जो भी फेयर प्रॉफिट या लॉस है आज जिस दिन रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं उस दिन तक, तो वो सामने आ जाए और आपस में रेशो में बढ़ जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपन ने डिस्कस किया, असेट की वैल्यू बढ़ गई तो आप बोलेंगे कि मुझे नुकसान हो रहा है अभी बांट देते हैं। असेट की वैल्यू कम हो गई तो मैं बोलूंगा साहब कि मुझे नुकसान हो रहा है अभी बांट देते हैं। ठीक, ऐसे ही होता है कि लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई। देखिए, असेट की वैल्यू बढ़ती है इसका मतलब क्या? प्रॉफिट हो रहा है। लायबिलिटी की वैल्यू, असेट की वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब क्या? लॉस हो रहा है। 10 लाख से 10,000 पे आ गए तो नुकसान ही तो हो रहा है। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपको कभी लायबिलिटी देनी थी 10 लाख रुपए, सॉरी 10,000 रुपए, आज उसको पैसे देने 10,10,000 रुपए, किसी भी कारण से कोर्ट में केस लग गया या अदर हमने कोई कंडीशन फॉलो नहीं करी तो उस कारण से। क्लियर है? जनरली नहीं होता बट एग्जाम्स में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इस केस में नुकसान बढ़ रहा है। अभी ये 10 लाख रुपए के नुकसान को आप बांट देंगे तो 6 और 4 का रेशो बनेगा, फ्यूचर में बांटेंगे तो 5 और 5 का बनेगा। तो मैं बोलूंगा साहब कि अभी बांट देते हैं, फ्यूचर में मुझे नुकसान हो जाएगा। ठीक, सपोज लायबिलिटी कम हो गई, आपको 10,000 रुपये, 10,10,000 रुपये किसी को देने थे, अब सामने वाला तो नहीं मिल रहा, केवल हमें 10,000 रुपये देने किसी को,
क्लियर है? तो उसमें फायदा कितना हो गया? या फिर 10 लाख रुपए किसी को देने थे, सामने वाला नहीं मिल रहा, वो पैसे मांग नहीं रहा हमसे, या मिल ट्रेस ही नहीं हो पा रहा, सामने वाला का पता ही नहीं है, तो हमें 10 लाख रुपए कभी किसी को नहीं देंगे, 10 लाख का फायदा हो गया। अभी बांटते तो आपको 6 और मुझे 4 मिलेंगे, और फ्यूचर में बांटेंगे, चेंज रेशो चेंज होने के बाद, रिकंस्टिट्यूशन के बाद, तो अपन दोनों को 5-5 लाख रुपए। तो इस केस में आप बोलेंगे कि अभी बांट देते हैं क्योंकि फ्यूचर में मुझे नुकसान है। ठीक, समझ में आ गया आपको क्यों करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी? ऐसे ही एडमिशन रिटायरमेंट में क्या होता है? ठीक, फायदा हो रहा है 10 लाख रुपए का, असेट की वैल्यू 10,000 से 10 लाख 10,000 हो गई, अभी बांट देंगे। अपना पुराना रेशो कितना था? नया पार्टनर आ रहा, अपना पुराना रेशो था 60-40 का, नया पार्टनर आ रहा है, अब रेशो हो गया 50-30 और 20 का। ठीक, अभी ये प्रॉफिट को बांट दो तो आपको 6 लाख, मुझे 4 लाख मिल जाएगा। फ्यूचर में बांटेंगे तो 5, 3 और 2, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख मिलेगा। आपको और मुझे दोनों को नुकसान हो रहा है, हम बोलेंगे अभी बांट देते हैं। असेट की वैल्यू कम हो रही है, 10 लाख 10,000 से 10 लाख 10,000 हो गई है केवल। अभी बांट देंगे तो नुकसान है 10 लाख रुपए का, अभी बांट देंगे 6 लाख और 4 लाख में बटेगा। फ्यूचर में बांटेंगे तो 5, 3 और 2 में बटेगा। यहाँ पे अपन नहीं बोलेंगे, सामने वाला बोलेगा साहब अभी बांट दो, क्योंकि ये नुकसान आपका है, आज की डेट पे जो वैल्यू है वो देखो। क्लियर है? ये नुकसान मेरा नहीं है, तो वो बोलेगा मैं ये 2 लाख रुपए बियर नहीं करूंगा, अभी आप बांट दो। ठीक, ऐसे लाइबिलिटी के केस में लॉस हो रहा है, वो बोलेगा साहब कि मेरा नुकसान नहीं है, मेरे जब जिस दिन मैं एंटर कर जाऊँ उस दिन के बाद का नुकसान मेरा है, उससे पहले का मैं नुकसान मेरा नहीं है। ऐसे ही प्रॉफिट हो जाए तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि साहब जिस दिन आना आया है तू, उस दिन से पहले का प्रॉफिट तेरा नहीं है, हमारा है। ठीक, क्लियर है? तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट किया जाता है फेयर वैल्यू पे। क्वेश्चन में देगा कि ये एसेट इतने की थी, इतने की हो गई, तो आपको देखना है कितनी वैल्यू बढ़ी या कितनी वैल्यू कम हो गई। 4 चीजें होंगी इसके अंदर, असेट बढ़ेगी या घटेगी, या फिर लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। क्लियर है? वहीं से प्रॉफिट लॉस निकालना है। असेट की वैल्यू बढ़ गई, आपकी एक्टिवा 80,000 से 1,80,000 की हो गई तो फायदा है, इसका उल्टा हो गया तो नुकसान। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो नुकसान है, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो फायदा है। क्लियर है? इसीलिए रिवैल्यूएशन का बेनिफिट, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट किया जाता है एसेट लायबिलिटी। ऐसे रिटायरमेंट के टाइम होगा, प्रॉफिट के केस में सामने वाला बोलेगा जो पार्टनर जा रहा है कि अभी बांट दो 5-3-2 के रेशो में। फ्यूचर में तो यदि मैं चला गया तो आप 6-4 में बांट दोगे, फ्यूचर में तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो लॉस के केस में हम लोग बोलेंगे कि साहब अभी बांट लेते हैं, तू चला गया एक बार, फ्यूचर में तो तुझे तो लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा, पूरा लॉस हम दोनों को बियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए असेट लायबिलिटी की वैल्यू कम ज़्यादा होने से प्रॉफिट लॉस होता है, तो उसका एडजस्टमेंट रिकंस्टिट्यूशन से पहले ही करना जरूरी है। लॉजिकल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर किया जाता है कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक, कैपिटल एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है? आप और मुझे मिलते हैं 60 और 40। ठीक, क्लियर है? आपके पैसे लगे हुए हैं 5 लाख, और मेरे पैसे लगे हुए हैं, आपके पैसे लगे हुए हैं 6 लाख, और मेरे पैसे लगे हुए हैं 2 लाख। क्लियर है? अब आप बोलेंगे साहब अमित एक बात बताओ, मैं 60% के लिए 6 लाख लगा रहा हूँ, तो तुम्हें 40% के लिए 4 लाख लगाने चाहिए ना, तुम तो 2 लाख ही लगा रहे हो। क्लियर? तो यहाँ पे मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बोल रहा हूँ आप, कैपिटल एडजस्ट करते हैं। कैपिटल एडजस्ट कैसे करेंगे? अपन एक बेस निकालेंगे, वो करेंगे अपन आगे, कि मुझे भी 4 लाख रखने चाहिए, तो मेरा 2 लाख है, 4 लाख होने चाहिए, 2 लाख रुपए में और इंट्रोड्यूस कर दूंगा बिजनेस में, और इंट्रोड्यूस कर दूंगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। या फिर क्या होगा, मैं बोलूंगा मेरे पे पैसे नहीं है। ठीक, तो वो क्या आप क्या बोलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तो मैं बिजनेस से पैसे निकाल लेता हूँ। ठीक, तो या तो आप अपनी कैपिटल कम कर देंगे या मुझे बढ़ानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता तो निकाला जाएगा। क्लियर है? कैसे करेंगे वो एक उसका तरीका अलग होता है, वो अपन देखेंगे। तो ये 5 एडजस्टमेंट किए जाते हैं, रेशो ताकि फायदा नुकसान मालूम पड़ सके, गुडविल का एडजस्टमेंट ताकि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट, अंडरलाइन कर दीजिए आप, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को कंपेंसेट किया जा सके। ठीक, रिजर्व क्योंकि जो पुराने पार्टनर है उन्हीं का हिस्सा है इसमें, नए पार्टनर को नहीं मिलना चाहिए। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, नुकसान फायदा रिकंस्ट्रक्शन से पहले ही कर लीजिए। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट आपको समझ में आया, क्योंकि रेशो के हिसाब से कैपिटल होनी चाहिए जनरली। ठीक, क्लियर? चलिए, क्वेश्चन में ये 4 एडजस्टमेंट नहीं भी बताएगा ना तो भी अपन को करने पड़ेंगे, बड़े क्वेश्चन जो आते हैं आईटीओ पेपर 4 में। ठीक, ये क्वेश्चन बोलेगा इफ क्वेश्चन आस्क तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना। क्लियर है? चलिए, रेशो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है साहब?
क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है, अपन रेशियो का कैलकुलेशन अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। आई होप समझ में आया आपको। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लीजिएगा केवल 6 पॉइंट्स ऊपर। ये अपन ने क्यों किया था, विथ रीजन आना चाहिए, याद कुछ भी नहीं करना आपको, समझ में आना चाहिए बस। ठीक, एक भी पर्सन याद करना पड़े आपको तो प्लीज मुझसे पूछिएगा, अपन व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे सारे डाउट्स आपके। कोई भी डाउट हो तो उसको प्लीज छोड़िएगा मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।